बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी हिस्टामीन। इससे पहले हमने हिस्टामीन के रिसेप्टर्स, हिस्टामीन के लोकेशंस और इसके फंक्शन जितने भी सब कुछ थे वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक दोज ड्रग्स विच ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामीन कम्पिटिटिवली, यानी एंटी हिस्टामिनिक वो ड्रग्स होंगे, वो लेगेंड्स होंगे, वो जो रिसेप्टर पे बाइंड होंगे और रिसेप्टर को जो हिस्टामीन है उसकी पहुंच को, उसकी रसाई को रिसेप्टर से रोकेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, कम्पिटिटिवली ब्लॉक होंगे। मतलब अगर हम हिस्टामीन के लेवल को बढ़ा देते हैं तो ये एंटी हिस्टामीन की एक्टिविटी को रिवर्स कर सकते हैं। और एंटी हिस्टामीन क्या करते हैं, हिस्टामीन की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक हमने दो जनरेशन में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, दूसरे को हम कहते हैं सेकंड जनरेशन ड्रग्स। जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है उसमें हमारे पास है ब्रोमफेनिरामीन, क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीनेट, डॉक्सिलामीन, मेक्लाजीन, फ्रोमिथाजीन, साइक्लाजीन एंड स्कोफोलामीन। ये जितने भी सारे ड्रग्स हैं ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में आ जाते हैं। अब आप लोगों को पता भी होगा कि जितने भी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है ये हम यूज़ नहीं करते। उसका वजह क्या है, क्योंकि ये सिडेशन काज करता है, मतलब नींद जो होती है वो काज करती है। तो ये सिडेशन काजिंग ड्रग्स है और इसकी सिडेशन की काजिंग की एक्टिविटी जो है वो इसलिए है क्योंकि जितने भी ड्रग्स है ये क्या है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये इजीली जा सकते हैं क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए हम इनको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इसी ड्रग्स को यूज़ करेंगे तो वो एंटी हिस्टामीन की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा लेकिन ज़्यादा जो है वो सिडेशन को काज करेगा। दूसरी बात ये है कि ये सेडेशन काज करने के साथ साथ बहुत से बाकी रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं H1 एंटी हिस्टामिनिक। अगर इसमें हम बात कर देते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स की, जैसे कि ये है डाइफेनहाइड्रामीन या फ्रोमिथाजीन, तो ये क्या करता है, हिस्टामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के साथ साथ ये क्या करता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करता है। तो अगर ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर ले तो ये क्या कर रहा है, ड्राइनेस ऑफ माउथ कराता है, यूरिन रिटेंशन, मतलब ज़्यादा देर के लिए यूरिन जो फ्लो है वो बाहर नहीं जाएगा, यूरिन रिटेंशन बॉडी में कराता है। फिर इस तरह साइनस ट्रैकिकार्डिया भी काज करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। अगर प्रोमिथाजीन फिर अगर अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर ले तो क्या करेगा, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा, ड्रोजिनेस काज करेगा, रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया काज करेगा। इस तरह सेरोटोनिन को भी एक्टिवेट करता है। तो क्या करता है, एपेटाइट काज करता है और एपेटाइट काज करने के लिए सिप्रोहेप्टेडीन हम देते हैं। जो मतलब उन पेशेंट्स को जो वेट गेन नहीं करते, जो खाना नहीं खाते, तो सिप्रोहेप्टेडीन हम सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट में भी यूज़ करते हैं और हिस्टामीन में भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एपेटाइट काज करेगा। अगर हिस्टामीन H1 जो है ये एलर्जिक, इन्फ्लेमेटरी और इचिंग, स्नीजिंग और रेनूरिया यानी इन कंडीशन में हम देते हैं ताकि इन कंडीशन को ख़त्म कर ले, ओवरकम कर ले। फिर ये क्या करता है, न्यूरो ट्रांसमिशन जो है, मतलब जो हिस्टामीन का रिलीज़ है वो कम करा देता है, लेकिन उसके साथ क्या करता है, सिडेशन भी काज करता है, कंजेनिटिव एंड फास्कोमोटर परफॉर्मेंस और एपेटाइट स्टिमुलेटेंट। और फिर इस तरह H2 हिस्टामीन H2 रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करता है। तो इन जो हमें तो सिर्फ चाहिए कि ये एलर्जिक इन्फ्लेमेशन रिएक्शन को कम कर ले, इचिंग को, स्नीजिंग और रेनूरिया को, लेकिन उसके साथ साथ ये हाइपोटेंशन भी काज करता है, एपेटाइट भी काज करता है, रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया भी काज करता है, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, इस तरह ड्राइनेस ऑफ माउथ। और ये सारी एक्टिविटीज़ इसलिए होते हैं क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है हिस्टामीन के वो ज़्यादातर लिपिड सॉल्युबल है और वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को काज करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम जो जितने भी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है हिस्टामीन के वो हम यूज़ नहीं करते और इसकी जगह हम जो सेकंड जनरेशन ड्रग्स है जो कि इसके मुकाबले में लेस लिपिड सॉल्युबल है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं कि वो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, इचिंग, स्नीजिंग और रेनूरिया को ख़त्म कर दें। चलो अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन ड्रग्स की। जो हिस्टामीन के सेकंड जनरेशन ड्रग्स है उसमें हमारे पास आता है ये एक्रेस्टीन आता है, सिट्राजीन आता है, लियोसिट्राजीन आता है, लोराटिडीन आता है, डिसलोराटिडीन आता है और फेक्सोपेनाटिडीन आता है। सही है। इसको ये जो है ना नॉन सेडेटिव काजिंग है, मतलब ये सेडेशन काज नहीं करते। इसका वजह ये है कि ये जिसकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो कम है और जब ये इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं जा पाएंगे और जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्रॉस नहीं करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा जो सेडेशन है वो काज नहीं होगा। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सेकंड जनरेशन ड्रग्स ही यूज़ करते हैं।
इसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारे पास हिस्टामीन रिसेप्टर्स, सही है, और ये क्या है, ये हिस्टामीन है। देखो दोनों का शेप जो है वो बिल्कुल एक जैसे है, मतलब ये इसमें फिट हो सकता है रिसेप्टर में, और रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है, एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन काज कर सकता है, सही है। अगर हम एंटी हिस्टामिनिक देंगे तो एंटी हिस्टामिनिक क्या करेंगे, जैसा कि ये हिस्टामीन रिसेप्टर है और ये क्या है, ये एंटी हिस्टामीन है। तो एंटी हिस्टामीन क्या करता है, इस हिस्टामीन को यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड होने से रोकता है, सही है। तो ये क्या करता है, ये कम्पिटिटिवली जो है इस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अगर हम इस हिस्टामीन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो ये फिर खुद ब खुद ही डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर हिस्टामीन बाइंड हो जाएगा। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है उसके यूज ये है कि ये सिडेशन में यूज़ होते हैं, बिकॉज दे कॉज सिडेशन इवन द थेरापेटिक डोजेज डाइफेनहाइड्रामीन या फ्रोमिथाजीन अगर हम देते हैं तो अगर वो मतलब नॉर्मल डोज भी हो तो वो फिर भी सिडेशन काज करता है। एंटी एमेटिक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एंटी हिस्टामिनिक है उनमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं मोशन सिकनेसेस में, यानी एमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, जैसा कि स्कोफिलामीन है या डाइफेनहाइड्रामीन है या डाइफेनहाइड्रामिनेट है या साइक्लोजीन है, इस तरह। फिर एंटी पार्किंसनिज्म के लिए एंटी पार्किंसनिज्म जो है ये H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अगर हम देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हिस्टामीन के और सेरोटोनिन के साथ साथ मस्करिनिक एक्टिविटी को भी एक्टिवेट करते हैं, मतलब मस्करिनिक रिसेप्टर पर भी काम करते हैं और सप्रेस करते हैं पार्किंसनिज्म के जो साइन सिम्टम्स है उसको। पार्किंसनिज्म जो है ये एक मतलब ओवर स्टिमुलेशन है, जिस तरह के कांप ना हुआ, मतलब हाथों का पैरों का कांप ना हुआ, इस तरह ये क्या है, ये सिम्टम्स है एंटी पार्किंसनिज्म के। अब सेरोटोनिन, एंटी सेरोटोनिन भी हम दे सकते हैं क्योंकि एंटी हिस्टामीन है, लेकिन ये सेरोटोनिन रिसेप्टर पर भी काम करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक भी दे सकते हैं क्योंकि ये सिडेशन काज कर सकते हैं। एंटीटोसिव भी दे सकते हैं, मतलब कफ सप्रेशन के जरिए भी दे सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके साइड इफेक्ट ये है कि ये वहाँ पे क्या करता है, सिडेशन काज करता है, कन्फ्यूजन काज करता है, ट्रॉमर काज कर सकते हैं या ड्राउजीनेस वगैरह। फिर जीआईटी पे अगर देख ले तो जीआईटी पे इसके जो मतलब साइड इफ़ेक्ट है वो है मतलब ये माउथ जो है ये मुंह को खुश्क करता है, और जो रिस्पिरेटरी पैसेज वे है उसको खुश्क करता है, जिसकी वजह से आस्थमा होता है और क्या होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होते हैं। आई पे इसका इफेक्ट ये है कि ये जो ब्लड विजन होता है वो काज करता है, और आई में जो एक्वस ह्यूमर है उसकी प्रोडक्शन को कम करता है, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ड्राइनेसिस ऑफ आई भी काज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसके ये इफेक्ट है कि ये ड्राइनेसिस ऑफ थ्रोट और रेस्पिरेटरी पैसेज वे काज करता है। फिर यूरिनरी सिस्टम है, तो यूरिनरी सिस्टम पे उसका ये इफेक्ट है कि ये क्या करता है, यूरिनरी रिटेंशन काज करता है, मतलब यूरिन रिमूव नहीं होगा बॉडी से। टेराटोजेनिक इफेक्ट ये है कि जब प्रेग्नेंट वुमन इस ड्रग्स को ले लेते हैं, खासतौर पे फर्स्ट जनरेशन के जितने भी ड्रग्स थे, सिडेटिव काजिंग ड्रग्स थे, तो उसको ले लेते हैं तो वो बच्चे पे इफ़ेक्ट करते हैं, बच्चे की कोई किसी भी पार्ट्स का जो है लिम्स का या किसी भी वो उसका ग्रोथ सही नहीं होगा और बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। तब तक के लिए इतना ही। अगले जो हम नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम हिस्टामीन के बारे में इंशाल्लाह, सेरोटोनिन के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। अगली वीडियो हमारी सेरोटोनिन पर ही बनेगी इंशाल्लाह।